स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्टर में। दोस्तों मैं आपका दोस्त जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए लेकर पूरे तैयारी का निःशुल्क क्लास लेके आऊँगा दोस्तों। तो आज ये पहला क्लास है। जो पहला क्लास होने वाला है वो होगा वर्णमाला का दोस्तों। और इस एग्ज़ाम में हिंदी से 50 प्रश्न आते हैं, जिनमें से मैं बता दूँगा आपको कि वर्णमाला से 4 से 5 प्रश्न आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में दोस्तों। और इसकी पूरी तैयारी आपको निःशुल्क मिलने वाली है हमारे चैनल पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि लिपि का विकास कैसे हुआ। ये प्रश्न आता है कि लिपि का विकास कैसे हुआ। हम जानते हैं कि हमारी जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है, लेकिन देवनागरी लिपि से पहले कौन सी और लिपियाँ थी उनके बारे में बात कर लें तो ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का, और फिर देवनागरी लिपि का। तो दोस्तों ये उनका क्रम है। क्रम की बात करें तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आती है, फिर गुप्त लिपि आती है, फिर कुटिल लिपि आती है, फिर बाद में आती है देवनागरी लिपि। दोस्तों यदि आप इसे ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ट्रिक इसका है बागु कूदे छत्ते। यहाँ पे आपको बागु कूदे याद रखना है। बस से हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि, गु से हो जाएगा गुप्त लिपि, कु से कुटिल लिपि और दे से देवनागरी लिपि। बागु कूदे छत्ते। मैं तो कहूँगा आपको कि आप बिना ट्रिक के इसे याद कर लें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृति, फिर आती है पाली संस्कृति, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। ये हिंदी के विकास का क्रम है। सबसे पहले वैदिक संस्कृति, फिर पाली संस्कृति, प्राकृतिक संस्कृति, अपभ्रंश और हिंदी। यदि आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो उसका ट्रिक है वैसे पापा आए हैं। कहने मतलब आप कह सकते हैं वैसे पापा आए हैं। वैसे वैदिक, प से पाली, पा से प्राकृत, आ से अपभ्रंश और ह से हिंदी। वैसे पापरा आए हैं। दोस्तों ये हो गया इसका ट्रिक। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, दो प्रश्न बनते हैं हिंदी से। हिंदी की जननी कौन सी भाषा है? अपभ्रंश भाषा है। लेकिन हिंदी की आदि जननी वैदिक संस्कृति है। आप याद रखिएगा, हिंदी की जननी अपभ्रंश है, लेकिन हिंदी की आदि जननी वैदिक संस्कृति है। अब दोस्तों हम आते हैं वर्णमाला पे। यदि पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो आपका उत्तर होगा कि कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होती हैं। कुल वर्ण 52, स्वर 11 और व्यंजन 33। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्णों को। वर्णों की बात करें तो वर्णों की कुल संख्या आपको बता दी 11 होती है। वो है अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अ। दोस्तों बता दो कि ये दो है, ये दोनों आती हैं। ये होता है अनुस्वार, ये होता है अयोगवा या विसर्ग। क्या? अयोगवा या विसर्ग। इन दोनों को भी विसर्ग कहते हैं। इन दोनों को अयोगवा की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखिएगा, अह और अह ये दोनों अयोगवा की श्रेणी में आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मूल स्वर की या हर स्वर। तो मूल स्वर है अ, ई, उ और ऋषि। अ, ई, उ और ऋषि। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ। दोस्तों याद करिएगा, जो छोटी मात्रा के स्वर हैं वो मूल स्वर में आते हैं, जो बड़ी मात्रा के स्वर हैं वो दीर्घ स्वर में आते हैं। और अ के ऊपर बिंदी और आ के बगल में 2 बिंदी, ये जो दोनों अ हैं यह अयुग्मा की श्रेणी में आते हैं। और स्वर की कुल संख्या कितनी है? 11 है। अब दोस्तों दिखाते हैं व्यंजन को। व्यंजन की संख्या है 33। ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, दोस्तों इसे वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। क्या? वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या होती है 25। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन की संख्या होती है 25। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। वो है य, र, ल, व। उसमें व्यंजन की संख्या होती है श, श और ह। दोस्तों उस व्यंजन आप मुंह के सामने हाथ लगा के इनको बोलेंगे तो अंदर से जो हवा आएगी वो गर्म आएंगी, इसलिए इसे उसमें व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। वो है छ, त्र, ज्ञ और श्र। दोस्तों बता दूं कि जो छत्री वाला छ होता है उसकी रचना क और श से मिलकर होती है। त्र की रचना त और र से होती है। ज्ञ की रचना ज और ञ से होती है। और श्र की रचना बड़ा स और र से होती है। और दोस्तों याद रखिएगा, यदि क प्लस स दिया हुआ है दोस्तों तो ये नहीं होगा, इसके नीचे हलंत होना जरूरी है, तभी ये सही होगा। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि त्र किन 2 शब्दों से मिलकर बना है और दे दिया त प्लस र, तो आपका ये नहीं सही होगा। जब तक नीचे हलंत न हो
तब तक यह उत्तर बिल्कुल सही नहीं होगा, इसे आपको ध्यान से देख के करना होगा। दोस्तों ये हो गए स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और किन किन वर्णों से मिलकर व्यंजन बने ये भी हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दोस्तों जो संयुक्त स्वर होते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं वैसे संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर की बात करें तो ए, ओ और औ है। ए बनती है अ प्लस ई से मिलकर, ए बनता है अ प्लस ए से मिलकर, ओ बनता है अ प्लस उ से मिलकर, औ बनता है अ प्लस ओ से मिलकर। दोस्तों ये याद रखिएगा, संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 है, एक है ड और ढ, या उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण क्यों होते हैं दोस्तों, इसकी दो रूप होते हैं। जैसे आप लिखेंगे डमरू तो आगे ये डमरू पढ़ा जाता है, लेकिन यदि आप लड़का लिखेंगे तो यहाँ ड़ पढ़ा जाएगा, लड़का। देख रहे हैं, यहाँ इसके 2 गुण हैं। और ढ तो ये ढक्कन हो जाएगा, तो यहाँ पूरा ढ पढ़ा जाएगा, ढक्कन। लेकिन वहीं अभी आगे लिखेंगे आप तो यहाँ ढ नहीं, यहाँ ढ पड़ जाएगा, आढ़त। देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है। चलिए दोस्तों याद रखिएगा अयोगवा और उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन को। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम स्वरों का उच्चारण स्थान और साथ ही देखेंगे हम व्यंजनों का उच्चारण स्थान। सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजनों का उच्चारण स्थान। दोस्तों याद रखिएगा जो क वर्ग के व्यंजन उन्हें कंठ से होते हैं, इनकी जो आवाज आती है वो कंठ से आती है। जो च वर्ग है वो तालु से निकलती है, इसे तालु वर्ग कहते हैं। जो ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य है, मूर्धा होता है। त वर्ग त थ द ध न दोस्तों ये दंती होता है। साथ ही प वर्ग ओष्ठ होता है। यदि इसे आप ट्रिक से करना चाहते हैं याद कर लीजिए, कदा मूत ओष्ठ। क से कंठ ये कता है, याद रखिए दोस्तों, ता कता। क से कंठ में पूरा क वर्ग, ता से तालु पूरा च वर्ग, मुंह से मूर्धन्य पूरा ट वर्ग, द से दंत पूरा त वर्ग, ओठ से ओठ पूरा प वर्ग। और दोस्तों इनके अलावा हम जानते हैं कि व्यंजन अधिक होते हैं। 25 तो वर्गीय हो गए, फिर अंतस्थ व्यंजन होगा, उसमें व्यंजन होगा, संयुक्त व्यंजन होगा, तो वो भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे दोस्तों जो है वह कंठ में आता है। य और श ये तालु में आता है। र और श ये मूर्धन्य में आता है। दोस्तों ये खड़खड़ुआ वाला स है। वहीं ल और छोटा स दंत में आता है। और दोस्तों ल श और ली दोस्तों ये दंत में आता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अब दोस्तों कुछ और बच जाते हैं, जैसे अह और है ये किस में आता है, कंठ में आता है। य और श ये तालु में आता है। मूर्धन्य में श र तो नीचे हम देख ही चुके हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, वही जो ऊपर भी लिखा हुआ है। और जो आगत होता है, आगत का जो आ होता है वह कंठ ओष्ठ में आता है। अब दोस्तों आगे दिखाते हैं, आ जो होता है स्वर वह कंठ में आता है। ई जो है वह तालु में आता है। उ जो है वो ओष्ठ में आता है। ऋषि जो है वो मूर्धन्य में आता है। और जो ए है वह कंठ तालब में आता है। कंठ और ये दोनों से होता है। जब आप ये बोलेंगे तो ये आवाज कंठ से भी आएगी और जो आपकी जीभ है वो आपके तालु में भी सट हो सकेगी। वहीं ओ की बात करें तो ये कंठ और ओठ से आते हैं। जब इसका आप उच्चारण करेंगे तो आवाज कंठ से आएगी और आपके ओठ से ओठ सटेंगे, तभी यह आवाज निकलेगी। यदि आप करना चाहते हैं तो बोल के देख लीजिए। वैसे दोस्तों जैसे त आप बोलेंगे तो बिना जीभ का दांत में सटे त की आवाज नहीं आने वाली है। उसी तरह यदि आप फ बोलेंगे तो बिना ओठों के सटे फ की आवाज नहीं आएगी। आप इसका प्रैक्टिकल कर लीजिए, बड़ा मजा आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं ल और र को। तो ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, वही र को लुंठित, प्रकंपित और कंपन जात इन तीनों का नाम देते हैं, क्योंकि जब आप र बोलते हैं तो आपका जो जीव है वो कंपन होता है। आप इसका प्रैक्टिकल कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम प्राण के अनुसार ध्वनियाँ। तो प्राण के अनुसार ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। प्राण मतलब है हवा की मात्रा से, कि आपको वर्ण को बोलते वक्त हवा कितनी बाहर आती है। तो अल्प प्राण, जब हवा कम आए उसे अल्प प्राण कहते हैं। जब हवा ज़्यादा आए तो उसे महाप्राण कहते हैं। दोस्तों बता दूं कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह अल्पप्राण में आते हैं और जो उष्म व्यंजन होते हैं वह महाप्राण में आते हैं। दोस्तों हर वर्ग का पहला अक्षर, चाहे वह क वर्ग हो, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, दोस्तों याद रखिएगा। यदि ऐसे ये 5 वर्ण के लाइन है तो ऐसे से जो पहला है, फिर उसके बाद तीसरा और फिर 5वां, ऐसे क है,
फिर ख नहीं, फिर ग और फिर अंग। दोस्तों जो ये होता है, ये होते हैं 1, 2 और 3। तो वर्णमाला का पहला लाइन, दूसरा लाइन, सॉरी तीसरा लाइन और 5वां लाइन ये आते हैं अल्प प्राण में। मैं आपको दिखाऊं कैसे। देखिए ऐसे ऐसे ग च ट प ये आएंगे अल्प प्राण में। फिर ग ज ड ध ब, फिर लास्ट में अड़ ग ड़ न और म। दोस्तों ये आएंगे अल्प प्राण में। महाप्राण में आएंगे ख छ ठ थ फ, घ झ ड ध और भ। दोस्तों यही देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं, क ग ड ये। दोस्तों यहाँ पे आप इसे एक तरीके से और पहचान सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका है ये कि जो अल्प प्राण होते हैं यदि उन्हें अंग्रेजी में आप कन्वर्ट करेंगे तो वो एक ही अक्षर के बनेंगे। जैसे ज का जे, ड का डी, ब का बी, म का यम। दोस्तों केवल यहाँ पे च आपको एक वो मिलेगा अपवाद, बाकी सब आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये र ल व, इसका अंग्रेजी क्या है? वी आर एल वी। तो दोस्तों इसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ट्रिक है जो कि आपको काफ़ी अच्छा। केवल याद रखिएगा जो छ है वो किस में आता है? वो उसमें भले 2 अक्षर आते हैं CH, लेकिन ये आते हैं अल्प प्राण में। इसी तरह का आप महाप्राण याद कर सकते हैं। महाप्राण में आप देखेंगे कि 2 से 3 अक्षर के इसके अंग्रेजी वर्ड होंगे, 2 से 3 वर्ड इसके अंग्रेजी के होंगे। और इसमें दोस्तों उसमें व्यंजन भी आता है। अब याद रखिएगा कि महाप्राण में उसमें व्यंजन आते हैं और अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन आते हैं। दोस्तों ये हो गया प्राण के अनुसार ध्वनियाँ। अब दोस्तों एक आता है घोषवत्व के आधार पे ध्वनियाँ। ये क्या होता है दोस्तों? ये स्वर तंत्रियों में कंपन। यदि पूछ लिया कि घोषवत्व के अनुसार ध्वनियाँ क्या होती हैं, तो जो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उसे क्या कहते हैं? घोषवत्व के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण। तो दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, अघोष या सघोष। और सघोष को हम केवल घोष भी बोलते हैं। ठीक है, बता दूं आपको, इसमें आपको पहला वर्ग और दूसरा वर्ग साथ में आपको तीनों से, बड़ा स, खटखनवा स और छोटा स, यह तीनों स्वर अघोष में आते हैं। और सघोष में 1, 2, 3 साथ में य र ल व, मतलब य प्लस अंतस्थ व्यंजन साथ में पूरा स्वर, जो पूरा स्वर होता है वह घोष में आता है। याद रखिएगा, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, फिर तीसरा चौथा पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस य, उसके बाद स्वर, ये सभी सघोष में आते हैं। तो दोस्तों ये हो गया वर्णमाला। आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको पूरे बीएड एंट्रेंस की तैयारी हमारे इस चैनल पे कराई जाएगी। और दोस्तों जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो तैयारी रहने वाली है ये निःशुल्क रहने वाली है, इसकी कोई भी कास्ट नहीं लगने वाली है। आपको फ्री में ये क्लासेस कराई जाएंगी। दोस्तों आपके जितने भी दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित हैं उन्हें ये वीडियो जरूर सेंड करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।